बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 222 मुलाहिज़ा फरमाएं। नर्स ने मुझे दोबारा लिटा दिया और बेड के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर बैठकर अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगी। कुछ देर पहले मुझे बहुत शिद्दत से नींद आ रही थी, लेकिन अब नींद गायब हो गई थी। उस नर्स का नाम मीनाक्षी था और ये हिंदू थी। हॉस्पिटल में मायावती के कत्ल की खबर उसी रोज पहुंच गई थी। मायावती अच्छी लड़की थी। हॉस्पिटल के तमाम लोगों से इसके ताल्लुकात बड़े खुशगवार थे। सबको उसकी मौत का दुख हुआ था। सुना है मायावती के कत्ल में तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, मीनाक्षी कह रही थी। लेकिन हॉस्पिटल वालों में से किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा। मायावती मेरी अच्छी दोस्त थी, मैंने जवाब दिया। उसके कत्ल में मेरा हाथ नहीं है। कातिल जो कोई भी है जल्दी पकड़ा जाएगा। और हाँ, क्या तुम पुलिस हेडक्वार्टर में इंस्पेक्टर बरिंद्रा से रब्ता कर सकती हो? उससे कहना मैं फौरी तौर पर उससे मिलना चाहता हूँ, इमरजेंसी है। मीनाक्षी ने घड़ी देखी, 7 बज रहे थे। मैं भी फोन पर उससे रब्ता करने की कोशिश करती हूँ, वो ये कहते हुए बाहर चलेगी। उसकी वापसी तकरीबन 15 मिनट बाद हुई थी। उसने बताया कि बरिंद्रा से उसके घर पर रब्ता हुआ है और उसे पैगाम दे दिया गया है, वो 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। 8 बजे मीनाक्षी की ड्यूटी खत्म होगी। वो दूसरी नर्स को चार्ज देकर चली गई। इंस्पेक्टर बरिंद्रा 9:30 बजे के करीब कमरे में दाखिल हुआ। वो मेरे बेड के करीब खड़ा मेरी खैरियत दरियाफ्त करता रहा, फिर कुर्सी पर बैठ गया। मुझे तुम्हारा पैगाम मिला था, कोई खास बात? उसने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। मैंने उसे दरपिंदर के बारे में बता दिया। मुझे शुबा ही कि साजिश में उसका हाथ हो सकता है। इस शक की वजह? उसने पूछा। बहुत सी वजूहात है, मैंने जवाब दिया। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाए? हमारे सामने बहुत सी मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पुलिस को गलत रास्ते पर डालने के लिए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, उसने कहा। यह केस एक और ऑफिसर को दे दिया गया है। मैं भी दफ्तर जाकर उससे रब्ता करूंगा। वैसे तुम इत्मीनान रखो, मुझे यकीन है तुम बेगुनाह हो। सच्चाई एक ऐसी कुव्वत है जो तुम्हारी बेगुनाही पर कोई आंच नहीं आने देगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में तुमसे रब्ता करूंगा। इंस्पेक्टर बरिंद्रा के जाने के बाद मैं देर तक दरपिंदर के बारे में सोचता रहा। वो मायावती का बाप था और नीलगिरी ने बताया कि वो भी मेरे खिलाफ इस साजिश में शरीक था। तो क्या मायावती को दरपिंदर ने कत्ल किया था? ये इस कत्ल में उसका हाथ था? क्या एक बाप अपनी बेटी को कत्ल करवा सकता है? मेरा ज़हन बुरी तरह उलझा हुआ था, लेकिन जाहिर है दरपिंदर पर शुबा नीलगिरी ने जाहिर किया था और नीलगिरी गलत नहीं हो सकती थी। नीलगिरी की बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। वो खुद बहुत बड़ी शक्ति थी, लेकिन उसके कहने के मुताबिक गौतम बुश ने उसे किसी पुरस्कार हिसार में कैद कर रखा था। गौतम बुश ने कोई ऐसा जाप शुरू कर दिया था जिसकी वजह से और जिसकी कामयाबी से वो नीलगिरी पर काबिज हो सकता था। नीलगिरी परेशान थी। वो किसी ऐसे शख्स के कब्जे में नहीं जाना चाहती थी जो उसके जरिए दुनिया को तबाही की तरफ धकेल दे। वो मेरे जरिए गौतम बुश को उस जाप से रोकना चाहती थी। गौतम बुश नीलगिरी के बर्फपोश पहाड़ों में वाक़ बुद्धा की किसी कदीम इबादत गाह में था और इस इबादत गाह का पता बताने से पहले नीलगिरी की आवाज़ बंद हो गई थी और उसका चेहरा दबीज धुंध में छुप गया था और वो मेरी निगाहों से ओझल हो गई थी। मैं जैसे जैसे सोचता रहा मेरी बेचैनी बढ़ती गई। मुझे नीलगिरी जैसी शक्ति को अपने कब्जे में करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन उसे गौतम बुश जैसे शख्स के कब्जे में जाने से रोकना भी जरूरी था। गौतम बुश और पंडित धीराज के बारे में मैं बहुत कुछ जान चुका था। ये दोनों नहायत गंदी फितरत के मालिक थे और मैं जानता था कि अगर नीलगिरी जैसी शक्ति इनके कब्जे में चली गई तो ये वाकई दुनिया को तबाही के दहाने में धकेल देंगे। लेकिन गौतम बुश को जाप से कैसे रोका जाए? ये कैसे मालूम हो कि वो इबादत गाह कहाँ है जहाँ गौतम बुश छुपा बैठा है? मैं रात भर जागा हुआ था। मेरे बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था, लेकिन बिलाकर नींद ने मुझे दबोच लिया। जब मैं जागा तो दोपहर हो चुकी थी। खाने का वक्त गुजर चुका था। नर्स ने मेरा मुंह हाथ धुलाकर मुझे बेड की पुश से टेक लगाकर बिठा दिया और मेरे लिए चाय ले आई। चाय के साथ सैंडविच भी थे। उसने मुझे पहले सैंडविच खिलाए और फिर अपने हाथ से चाय पिलाने लगी। तनूर शुबा कैसी हैं? मैंने चाय का घूंट लेते हुए पूछा। उनके बारे में परेशान मत हो, नर्स ने कहा। उनकी नायत अच्छी देखभाल हो रही है और वो भी 2-4 रोज में अच्छी हो जाएगी। चाय पीने के थोड़ी देर बाद मैं फिर सो गया। इस मर्तबा आंख खुली तो रात के 9 बज चुके थे। सुबह वाली नर्स जा चुकी थी और उसकी जगह मीनाक्षी ने ले ली थी। इंस्पेक्टर बरिंद्रा तो नहीं आया? मैंने पूछा। मैंने सुबह उसे तुम्हारा पैगाम तो दे दिया था, उसने कहा। 1 घंटे तक आ जाएगा। क्या वो अभी तक नहीं आया? मीनाक्षी बोली। मैं सुबह की बात नहीं की, अब की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा। ओह, मीनाक्षी गहरा सांस लेते हुए बोली। मेरे होते हुए तो वो अभी तक नहीं आया। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली। तुम्हारे लिए खाना आ गया है, मैं अपने हाथ से खिला दूं तुम्हें? मैंने इस बात में गर्दन हिला दी। मीनाक्षी ने मुझे सहारा देकर बिठाया और अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। इसी दौरान में इंस्पेक्टर बरिंद्रा भी आ गया। उसके साथ एक और ऑफिसर भी था। तुम्हारा शुबा दुरुस्त निकला, बरिंद्रा ने बेड के करीब रुककर मेरी तरफ देखते हुए कहा। ये इंस्पेक्टर रघुनाथ है, इस केस का इंचार्ज। तुम किस शक की बात कर रहे हो? मैंने पूछा। मैं दरपिंदर की बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने जवाब दिया। दरपिंदर को आज दोपहर के वक्त हिरासत में ले लिया गया था। उसने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। क्या मतलब? मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। क्या मायावती को उसी ने कत्ल किया है? नहीं, बरिंद्रा ने नफी में सारी लाया। वो कातिल नहीं है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ जो साजिश की गई थी उसमें वो भी शरीक था। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर तफसील से बताने लगा।
वरिंद्रा के कहने के मुताबिक ये साजिश दरअसल नागपाल की थी। मेरी वजह से उसके सारे मंसूबे खाक में मिल गए थे। उसके कई आदमी मारे गए। मेरे जाने से पहले खटमंडू पर उसका राज था। वो यहाँ का बेताज बादशाह था। उसके एक इशारे पर पूरा शहर बंद हो जाता। आला तरीन पुलिस ऑफिसर, दीगर सरकारी ओहदेदार और मंत्री भी उसके सामने सर झुकाकर खड़े होते थे। लेकिन मेरे आने के बाद उसका राजपाट खत्म हो गया। अब वो सबसे ज्यादा मतलूब मुजरिम था और अपनी जान बचाने के लिए भागा फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। ऐसी सूरत में वो मुझे किस तरह माफ कर सकता था? बार बार की कोशिश के बावजूद वो मुझ पर हाथ डालने में कामयाब नहीं हो सका था। ताम मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका उसने हाथ से नहीं जाने दिया था। नागपाल जानता था कि मायावती से मेरी दोस्ती हो चुकी है। उसने मुझे फंसाने के लिए यह साजिश तैयार की थी। मायावती ही के गांव के एक आदमी को कुछ रकम का लालच देकर मायावती के पास भेज दिया और उसके बाप के मरने और उसकी मां के जख्मी होने की इतला दी। दूसरी तरफ किसी बहाने से उसके बाप को भी खटमंडू की तरफ रवाना होने पर मजबूर कर दिया गया। नागपाल के आदमी खटमंडू से 60 किलोमीटर दूर घाट नामी कस्बे में मौजूद थे। उन्होंने सबसे पहले मायावती को यह कहकर बस से उतार लिया कि उसे बाप के मरने की झूठी इतला दी गई है। उसका बाप जिंदा है और इस वक्त ढोलू घाट में मौजूद है। मायावती को बस से उतार कर कस्बे के बाहर एक वीरान इमारत में ले जाया गया, जहां नागपाल के आदमी उसकी इज्जत पर हमले करते रहे। और जब मायावती का बाप अपने गांव से खटमंडू जाते हुए डोलूघाट पहुंचा तो उसे भी बस से उतार कर उस वीरान इमारत में पहुंचा दिया गया। उसके साथ गांव के चंद आदमी और भी थे। उन सबको एक कमरे में बंद कर दिया गया और दरपिंदर को उसके कमरे में पहुंचा दिया गया जहां उसकी बेटी थी। दरपिंदर को अलग ले जाकर मंसूबे से आगाह करते हुए बताया गया कि उसे क्या करना है। उसे यह भी धमकी दी गई कि अब तक तो उसकी बेटी की इज्जत ही गई है। इनकार की सूरत में उसे बेटी की जान से भी हाथ धोने पड़ेंगे। बेटी को बचाने के लिए दरपिंदर उनके मंसूबे पर अमल करने को तैयार हो गया और उसे उसके साथियों समेत रात 3 बजे के करीब खटमंडू पहुंचा दिया गया। और दरपिंदर ने मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। थाने की इंचार्ज की जेब भी गर्म कर दी गई। उसने मेरी बात पर कान धरे ही नहीं और मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। अगले रोज डोलू घाट से मायावती की लाश मिली। दरपिंदर ने हॉस्पिटल में लाश शिनाख्त कर ली। उस वक्त तक नागपाल के 2 आदमी भी हॉस्पिटल में मौजूद थे। उन्होंने धमकी दी कि अगर हकीकत दरपिंदर की जबान पर आई तो न सिर्फ उसे बल्कि गांव में उसकी बीवी को भी कत्ल कर दिया जाएगा। दरपिंदर अपनी और अपनी बीवी की जान के खौफ से खामोश रहा और मुझ पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया गया। पुलिस ऑफिसर धनु, शोभा और मुझसे इतराफ जुर्म करवाना चाहता था, लेकिन हम तीनों तशद्दुद बर्दाश्त करते रहे और झूठा इल्जाम कबूल नहीं किया। आज दोपहर दरपिंदर को हिरासत में लिया गया। 2-4 हाथ पड़ने पर ही उसने सारी कहानी पुलिस को सुना दी। नागपाल के एक आदमी को भी हिरासत में लिया गया था जो दरपिंदर की निगरानी कर रहा था। उसने भी सब कुछ उगल दिया। उसके कहने के मुताबिक उस रात मायावती ने नागपाल के आदमियों की हिरासत से फरार होने की कोशिश की थी, जिस पर उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतारकर लाश वीराने में फेंक दी गई और लाश दरियाफ्त होने के बाद मुझ पर कत्ल का इल्जाम आयद कर दिया गया। दरपिंदर और नागपाल के आदमी की गिरफ्तारी और उनके बयान से मेरी पोजीशन वाजे हो गई और उसके लिए मैं दरपिंदर और नागपाल के आदमी का नहीं बल्कि नीलगिरी का शुक्रगुजार था, जिसने आज सुबह सवेरे मुझे दरपिंदर के बारे में खबरदार किया था। बहरहाल मुझे मायावती की मौत का बहुत अफसोस और दुख था। वो अच्छी लड़की थी। इस मरतबा मुझे 3-4 रोज से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहना पड़ा। धनूर शुभ भी संभल चुकी थी। हम तीनों एक ही रोज हॉस्पिटल से फारिग हो गए। इंस्पेक्टर वरिंद्रा हमें थान कोर्ट के उस मकान में ले आया जहाँ शुरू में मुझे और बिमला को लाया गया था। उस वक्त इस मकान में इंस्पेक्टर वरिंद्रा की दोस्त रहा करती थी। उसने मेरी और बिमला की बहुत खिदमत की थी और एक रात जब देशमुख और उसके आदमियों ने उस पर हमला किया था तो वो बेचारी मारी गई थी। यहाँ में एक अधेड़ उम्र नेपाली खादमा भी दी गई थी और पुलिस के 2 सादा पोश भी मुस्तकिल तौर पर तैनात कर दिए गए थे। धनु को मैंने एक बार फिर समझाने की कोशिश की कि वो बुद्ध नीलकुंड मंदिर में चली जाए। वहां बख्शी और उसकी बीवी बच्चे उसका ख्याल रखेंगे, मगर धनु किसी तरह मेरा साथ छोड़ने को तैयार ना हुई। यहाँ मैं ज्यादातर नीलगिरी और गौतम भूष के बारे में सोचता रहा। गौतम भूष नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों में किसी जगह जाप में मसरूफ था और नीलगिरी शायद फिर किसी हिसार में कैद हो गई थी। पिछली मुलाकात पर मैं उससे बुद्धा की उस कदीम इबादतगाह का पता नहीं पूछ सका था, या ये कहना बेहतर होगा कि वो बता नहीं सकी थी। इस इबादतगाह का पता मालूम होना बहुत जरूरी था। उस रोज नीलगिरी ने एक बार फिर मुझे अपने अंदर की शक्ति याद दिलाई थी। हो सकता है गौतम भूष का चेला पंडित धीराज मेरे खिलाफ अब भी सरगर्म अमल हो, मगर मेरे अंदर की वो शक्ति मुझे उसके शर से बचाए हुए थी। मैंने ऋषिकेश में शुरू किया जाने वाला अपना मारे आतिशी योगा की एक कठिन और खतरनाक मशक का रियाज मुकम्मल नहीं किया था और सच्चे और खरी नीयत से जो थोड़ी बहुत रियाजत की थी उससे नीलगिरी मेरी तरफ माइल हुई थी। अब मुझे फुर्सत थी, इसलिए मैंने वो रियाज जारी रखने का फैसला कर लिया। दिन में मुझे जब भी मौका मिलता मैं थोड़ी बहुत मशक कर लेता। तब आधी रात के बाद धनु और शोभा सो जाती तो मैं मकान की छत पर चला जाता। यहाँ मैंने एक कोने में जगह मुंतखब कर ली। मैं सुबह की रोशनी फैलने तक यहाँ मखसूस आसन बनाए बैठा अपनी रियाजत में मशगूल रहता। पहले 1-2 रोज मुझे इस तरह बैठने में तकलीफ हुई क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद ये मशक शुरू की थी, लेकिन फिर तकलीफ का वो एहसास भी जाता रहा। चंद रोज बाद ही मैं अपने आप में एक नई तवानाई महसूस करने लगा। 1 हफ्ता गुजर गया। वो रात का आखिरी पहर था।
मैं आंखें बंद की अपनी मश्क पर बैठा था कि अचानक यूं लगा जैसे आंखों के सामने रोशनी का कूंदा सा लपक गया हो। मैंने आंखें खोल दी। रात बेहद तारीक थी, ताहम आसमान पर चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे थे। मेरी नजरें सामने बहुत दूर पहाड़ की बर्फपोश चोटी पर मरकूज थी। अचानक से बादल का एक टुकड़ा पहाड़ी चोटी के अगब से नमूदार हुआ और बतदरीज फैलता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस अबरपारे के अंदर बिजली के कोंदे से लपक रहे थे। स्याह बादल का वो टुकड़ा फैलता जा रहा था और मुझे लग रहा था जैसे बारिश और आंधी का बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है। तूफान के आसार अगरचे नुमाया थे, लेकिन मेरे जहन में एक लम्हे को भी ये ख्याल नहीं आया था कि मैं यहाँ से उठकर नीचे चला जाऊं। स्याह बादल का वो टुकड़ा मजीद फैलता चला गया और हैरत की बात यह थी कि एक टुकड़े के सिवा आसमान पर कहीं और कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उस मुहीब स्याह बादल के अकब में एक और चीज देखकर मैं चौंक गया। वो रुई के गाले की तरह सफेद बादल का एक टुकड़ा था। सफेद बादल का ये टुकड़ा भी बर्फ पोश चोटी के अकब से बरामद हुआ था और उसका हुजम चंद फुट से ज्यादा नहीं था। मैं उस सफेद अबरपारे को देखता रहा। ना जाने मुझे ये एहसास क्यों हो रहा था कि सफेद बादल का वो टुकड़ा आगे आना चाहता था, मगर स्याह बादल ने उसे रोक रखा था। सफेद बादल का वो टुकड़ा अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ता रहा। मैं इस वक्त अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। मेरे अंदर कोई अनजाना सा एहसास करवटें ले रहा था। अचानक फजा घन गर्ज की आवाज से गूंज उठी। स्याह बादल समंदर में उठने वाले मुहीब लहरों की तरह पलट पलट कर सफेद बादल के टुकड़े को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहा था और वो सफेद अबरपारा बिजली के कोंदों की तरह लपक लपक कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अजीब सूरत हाल थी। लगता था जैसे आसमान पर दो मुहीब कुव्वतों में जंग छिड़ गई हो। बिजली की कड़क और बादलों की घन गर्ज दहशत तारी कर रही थी। मुझे न जाने ये एहसास क्यों हो रहा था कि ये बादल आपस में नहीं टकरा रहे, बल्कि नेकी और बदी की कुव्वतें आपस में मुतसादिम है। मैंने अपने तौर पर यह तय कर लिया था कि स्याह रंग का मुहीब बादल बदी की अलामत था और छोटा सा सफेद और अबरपार नेकी का मजहर था। नेकी और बदी की इन दोनों कुव्वतों में आसमान की वुसतों पर जबरदस्त जंग हो रही थी। वो सफेद अबरपा हुजम में अगर इसे स्याह बादल से बहुत छोटा था, लेकिन मैं जानता था कि इस जंग में फतेह बिलाखिर इसी की होगी। नेकी चाहे कितनी भी छोटी हो, बदी की बड़ी सी बड़ी कुव्वत पर हावी हो जाती है। इन दोनों कुव्वतों की जंग बड़ी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। वसी आसमान मैदान जंग बना हुआ था। गनगर्ज और बिजली के कड़ाकों से फजा दहल रही थी। वो छोटा सा सफेद अबरपारा पलट पलट कर हमले कर रहा था। वो एक तरफ से हमलावर होता स्याह बादल में सुराख करता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता। मुहीब स्याह बादल टुकड़े टुकड़े होने लगा। वो बिखर रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बिखरे हुए टुकड़े दोबारा मुतहिद होने लगे। इस वक्त वो मेरे सर के ऐन ऊपर थे और मैं पूरे इन हमाक से ये जंग देख रहा था। कुछ देर पहले स्याह बादल को बर्फ को चोटी से बुलंद होते देखकर मेरे जहन में तूफान का जो ख्याल उभरा था वो दुरुस्त साबित हुआ। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसमें बतदरीज शिद्दत आती गई। बादुमारा के इस खौफनाक तूफान ने कायनात को लपेट में ले लिया। दरुदीवार दहल कर रह गए, हर चीज खसो खाशाक की तरह उड़ती हुई नजर आने लगी। बड़े बड़े दरख्त जड़ों से उखड़ कर कागज के पुर्जों की तरह हवा में उड़ रहे थे। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। हवा की तूफानी झक्कड़ मुझे धकेल रहे थे, लेकिन मैं अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला। लगता था मुझे छत के साथ प्लस्तर से जोड़ दिया गया हो या किसी गैबी कुव्वत ने मुझे रोक रखा हो। और मजीद हैरत की बात यह थी कि मेरे ऊपर पानी का एक छींटा तक नहीं पड़ा था। हालांकि मेरी चारों तरफ पानी की बौछारें गिर रही थी और छत पर पानी के रेले बह रहे थे। मैंने एक बार फिर सर उठाकर ऊपर देखा। सफेद बादल का वो टुकड़ा स्याह बादलों में इस तरह घिरा हुआ था जैसे कोई छोटी सी नाव समंदर की लहरों में फंस गई हो। स्याह बादलों से उठने वाली ऊंची लहरें उसे बार बार पटक रही थी। मेरे मुंह से बेइख्तियार अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ। यह आवाज बिजली के कड़ाके की तरह आसमान की वुसअतों में चारों तरफ फैलती चली गई। सफेद अबरपारा भी जैसे संभल गया। अब वो लपक लपक कर अपने हरीफ यानी स्याह बादल पर हमलावर हो रहा था। तूफान का जोर टूट गया। हवा के झगड़ों की शिद्दत में बतदरीज कमी आती गई और मूसलाधार बारिश भी अचानक ही रुक गई। स्याह बादल टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगा और चंद मिनट बाद ही उसका नामो निशान तक मिट गया। आसमान की वुसतों पर सितारे चमकते हुए नजर आने लगे और रुई के गालों की तरह वो छोटा सा सफेद अबरपारा हवा के झोंकों पर तैर रहा था। उसे देखकर फतेहमंदी का एहसास होता था। मेरे ऊँटों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई और फिर दूसरे हील में मैं चौंक गया। सफेद बादल का वो टुकड़ा इंसानी हेवले की सूरत इख्तियार कर गया था। आसमान पर चांद नहीं था, लेकिन लगता था दूध या चांदी ने इंसानी पैकर का रूप धार लिया। वो हिवला तैरता हुआ मेरी तरफ आने लगा और फिर मुझसे चंद फुट के फासले पर रुक गया। मेरे ऊँटों की मुस्कुराहट वाज़ेह हो गई। वो हिवला अगरचे वाज़ेह नहीं था, चेहरे के नक्श नजर आ रहे थे, लेकिन मैं समझ गया वो नीलकरी थी। मैं छत के कोने पर उस जगह बैठा था जहाँ दो तरफ से मुंडीर आपस में मिलती थी। इस तरह वहाँ एक तकून बन गई थी और नीलकरी मुंडीर की दूसरी तरफ हवा में वो अलग खड़ी थी। वो तुम्हें रोकना चाहता है। कानों में रस खोलती हुई एक सरगोशियाना आवाज मेरी समाज से टकराई। इससे पहले कि वो तुम्हें अपनी कुव्वतों से मफलूज करके मुझ तक पहुंच जाए, तुम उसे आगे बढ़ने से रोक दो। वो कहाँ है? मैंने हिवले की तरफ देखते हुए पूछा। नीलगिरी की शुमाली चोटी और तिलको झील के दरमियान पहाड़ों में बुद्धा की गोम्पो इबादत गाह है, नीलगिरी ने कहा।
उस इबादतगाह तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक है। उसने उस जगह का इंतखाब इसलिए किया है कि कोई दूसरा वहां तक ना पहुंच सके, लेकिन तुम्हारे पास शक्ति है, तुम वहां पहुंच सकती हो। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, उसे जहां पर बैठे हुए 14 दिन हो चुके हैं, 26 रोज बाकी रह गए हैं। तुम्हें उसका जाप मुकम्मल होने से पहले उसे इबादतगाह से निकालना होगा। अगर उसका जाप मुकम्मल हो गया तो मैं समझ रहा हूँ नीलकरी, मैंने उसकी बात काट दी। इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें किसी ऐसे शख्स की कैद में नहीं जाने दूंगा जो तुम्हें मोहरा बनाकर दुनिया पर तबाही नाज़िल करना चाहता हो। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, नीलकरी बोली। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मेरे गिर्द हिसार मजबूत होता जा रहा है। हाल में बड़ी मुश्किल से हिसार तोड़कर यहाँ आई हूँ। उसे पता चल गया कि तुमने भी अपना जाप शुरू कर दिया है। वो तुम्हें रोकना चाहता है। अगर तुम पर इस बारिश का एक छींटा भी पड़ जाता तो तुम्हारा शरीर जिस्म भुस्म हो जाता। तुम्हें अपनी हिफाजत भी करनी होगी। वो तुम्हें रोकने के लिए हमले करता रहेगा। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हें भी जल्द से जल्द यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए। नीलगिरी का चांदी में ढला हुआ हेवला आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद होने लगा। मैं उसे दूर हटते हुए देखता रहा था। दूर बहुत दूर पहाड़ी बर्फपोश चोटी पर पहुंचकर वो हेवला मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मुझे हल्का सा झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे हिलाया हो। मैंने आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। मेरे आसपास कोई नहीं था और फिर अचानक मैं चौंक गया। अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने एक बहुत जबरदस्त तूफान देखा था। मूसलाधार बारिश और तूफानी हवा के झक्कड़ दरख्त जड़ों से उखड़कर हवा में उड़ते हुए देखे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं था। दिन का मदम सा उजाला फैलने लगा। आसमान बिल्कुल साफ था, हर चीज मामूल के मुताबिक थी। ना कोई दरख्त जड़ से उखड़ा था और ना ही कहीं सैलाबी पानी नजर आ रहा था। मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, वो सब कुछ जागती आंखों से देखा था। आसमान पर बादलों में वो झड़प, तूफान, बादो बारां और नीलगिरी का हेवला। फिर मुझे नीलगिरी की बातें याद आ गई। गौतम बुश अपनी पुरस्कार कुव्वतों के जरिए मुझे मेरी रियाजत से रोकना चाहता था। नीलगिरी मेरी मदद को पहुंच गई थी और मेरे अंदर की शक्ति भी काम आई थी। आसमान पर होने वाली 2 पुरस्कार कुव्वतों की खौफनाक जंग और वो तूफान मेरे लिए था। दुनिया वालों का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। नीलगिरी ने मुझे पैगाम दिया था, गौतम बुश को जाप पर बैठे हुए 14 दिन हो चुके थे। सिर्फ 26 दिन बाकी रह गए थे। जाप मुकम्मल होने से पहले पहले उसे इस कदीम इबादतगाह से बाहर निकालना था। उसका जाप मुकम्मल हो जाने की सूरत में नीलगिरी उसके कब्जे में चली जाती। इस वक्त नीलगिरी नेकी और भलाई की अलामत थी, लेकिन गौतम बुश के कब्जे में जाने के बाद यही नीलगिरी तबाही और बर्बादी की देवी बन जाती। मैंने एक बार फिर इधर उधर देखा। बशर की उफक पर सफेदी फैलने लगी। मैंने अपनी रियाजत खत्म कर दी और उठकर कुछ देर छत पर टहलता रहा और फिर नीचे आ गया। छत पर आ जाने के लिए जीना मकान के अंदर ही से था, इसलिए मुझे नीचे आने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। घर के अंदर गहरा सन्नाटा था, सब लोग सो रहे थे। मैं दबे कदमों चलता हुआ अपने कमरे में आ गया, लेकिन जैसे ही कदम अंदर रखा ठिठक कर रुक गया। तनु मेरे बिस्तर पर सो रही थी। लाइट बल्ब की नीलगो रोशनी में उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत थी। मैं चलने में उसकी तरफ देखता रहा, फिर बाहर आ गया और लॉन्ज में पड़े हुए सोफे पर लेट गया। नीलगिरी की बातें अब भी मेरे दिमाग में हलचल सी मचाए हुए थी। मैंने हिमालय में नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों की तरफ जाने का फैसला कर लिया था, ताकि गौतम बुश का जाप मुकम्मल होने से पहले उसे गोम्पू की बुद्ध इबादतगाह से बाहर निकाल सकूं। यह फैसला कर लेने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल पुरसुकून महसूस करने लगा और फिर मेरी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगी। रात के 9 बजे थे। मैं इस वक्त त्रिवेदी मार्ग में सुपरमार्केट के करीब वाक़े एशिया होटल की लॉबी में बैठा इंस्पेक्टर बरिंद्रा और इंस्पेक्टर आजम खान का इंतजार कर रहा था। मैंने 2 घंटे पहले टेलीफोन पर उनसे यहाँ मुलाकात तय कर ली थी। 9 बजे का वादा किया था, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे थे। जब मैं तैयार होकर घर से निकल रहा था तो धनु और शोभा ने भी मेरे साथ आ जाना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया था। मेरे साथ जो पूरी तरह वाकयात पेश आ रहे थे उनके बारे में शोभा किस हद तक जानती थी, और इसके सिवा और कोई ऐसी हस्ती नहीं थी जिसे कुछ भनक भी लगी हो। लेकिन अब मैंने इंस्पेक्टर बरिंद्रा और आजम खान को सूरत से आगाह करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उनके ताउन के बगैर मैं अपनी मुहिम पर रवाना नहीं हो सकता था। होटल की लॉबी में कई गैर मुल्की सियाह भी बैठे हुए थे। उनमें ज्यादातर यूरोपियन बाशिंदे थे। उनमें औरतें भी शामिल थी जिन्होंने मुख्तसर लिबास पहने हुए थे। 9:15 बजे के करीब इंस्पेक्टर बरिंद्रा और आजम खान होटल के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वो दोनों सादा लिबास में थे। मैंने उन्हें देखकर हाथ हिला दिया और वो सीधे मेरी तरफ आ गए। इंस्पेक्टर बरिंद्रा ने वेटर्स को बुलाकर काफी के लिए कह दिया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। चंद मिनट बाद हमारे सामने काफी सर्व कर दी गई। कोई खास बात? किस लिए बुलाया था तुमने? बरिंद्रा ने काफी का मग उठाते हुए कहा। मैंने इंडिया जाने का इरादा फिलहाल मुलतवी कर दिया है और नीलगिरी की तरफ जाना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। नीलगिरी? बरिंद्रा के लहजे में हैरत थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ यही समझ लो, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने कुछ बातें आज तक तुम दोनों से छुपाई हैं, इस ख्याल से कि तुम लोग मेरा मजाक ना उड़ाओ, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि गोया तुम अब इस मूड में हो कि तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए। आजम खान ने मुस्कुराते हुए मेरी बात काट दी। हाँ यही समझ लो, मैंने जवाब दिया। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्हें रत्ना पार्क में मिलने वाले क्रिस्टल के टूटे हुए मुजस्मे से लेकर अब तक के पेश आने वाले वाकयात से आगाह करने लगा। वो दोनों खामोशी और पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुनते रहे।
मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि इसी दौरान में मुझ पर जो मुसीबतें नाज़िल होती रही हैं उनमें गौतम बुद्ध और उसके चेले पंडित धीराज का हाथ है। नीलगिरी बहुत महान शक्ति है। आखिर में मैं कह रहा था, गौतम बुद्ध हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता है। उसने एक खास जाप शुरू कर दिया है। अगर वो जाप मुकम्मल हो गया तो कुछ नहीं होगा। वृंदा ने हाथ उठाकर मेरी बात काट दी। हिंदू देवमालम इन पुरस्कार कुव्वतों के बारे में पढ़ा सुना मैंने भी बहुत कुछ है, लेकिन ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया। ये तो पंडितों, योगियों और साधुओं के धंधे हैं जो कुछ शोभे दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कोई पढ़ा लिखा और अक्लमंद आदमी ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। मैं तो तुम्हें बहुत ज़हीन और अक्लमंद समझता रहा हूँ, लेकिन वो बात अधूरी छोड़कर उछल पड़ा। जब उसने यकीन ना करने वाली बात की तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मेरी नजर उसके हाथ पर मरकूज हो गई थी, जिसमें उसने काफी का मग पकड़ रखा था। मग उसके हाथ से छूटकर गिर गया, लेकिन वो जमीन पर भी नहीं गिरा। हवा में तैरता हुआ आगे की तरफ जाने लगा। बरिंद्रा उछलकर खड़ा हो गया। चलने में वो परेशान नजरों से फजा में मुअल्लक काफी के मग को देखता रहा। फिर उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मग हवा में तैरता हुआ आगे निकल गया। बरिंद्रा भी हाथ फैलाए हुए उसके पीछे लपका। लॉबी में बहुत से लोग ये दिलचस्प और हैरानकुन मंजर देख रहे थे। बरिंद्रा पूरे हाल में उस मग के पीछे भागा फिर रहा था। वो जैसे मग को पकड़ने के लिए झपटता, मग आगे निकल जाता। ये सनसनीखेज मंजर देखकर बहुत से लोगों के चेहरों पर वहशत सी उभर आई। दो यूरोपियन औरतें तो खौफजदा होकर चीखें मारती हुई वहां से भाग गई थी। मग हमारी मेज पर आकर टिक गया। बरिंद्रा ने मग को दोनों हाथों से इस तरह पकड़ लिया जैसे अंदेशा हो कि वो दोबारा ना भाग जाए। वो खुद सोफे पर बैठा तो उसके चेहरे पर भी सनसनी के तासरात थे। मैंने तुम जैसे अक्लमंद आदमी को भी कभी इस तरह फजा में मुअल्लक किसी चीज के पीछे भागते हुए नहीं देखा था। मैंने उसकी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में कहा। बरिंद्रा के चेहरा हैरत में नहाया हुआ था। वो चलने में मेरी तरफ देखता रहा। फिर गहरा सांस लेते हुए उसने हाथ मग से हटा लिए। शायद बात उसकी समझ में आ गई थी। बहुत से लोग अब भी हमारी तरफ देख रहे थे। तो ये तुम्हारी हरकत थी? बरिंद्रा ने मुझे घूरते हुए कहा। हाँ, शायद तुम इसे भी शोभदा ही कहो, लेकिन वो सामने देखो, उस अंग्रेज औरत को जो सीढ़ियों से उतर रही है। मैंने आंख से इशारा किया। बरिंद्रा और आजम खान भी उस तरफ देखने लगे। तराज का उस अंग्रेज औरत ने स्टोन वॉच जीन्स और सफेद सेलुलस टी शर्ट पहन रखी थी। कंधे पर ब्राउन लेदर बैग लटका हुआ था। उसने सीधे हाथ का अंगूठा बैग के स्ट्रैप में फंसा रखा था और बाएं हाथ में कोई किताब थी। उसने जैसी आखिरी सीढ़ी से नीचे कदम रखा, उसके बैग से गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा। उस औरत ने बैग की तरफ देखा। उसी लम्हे बैग से आग का शोला लपका। औरत ने बंद आवाज होकर बैग कंधे से गिरा दिया और चीखती हुई एक तरफ भाग खड़ी हुई। लॉबी में मौजूद लोग भी उछलकर खड़े हो गए। दोनों आदमियों ने दौड़कर उस औरत को थाम लिया जो अब भी चीख रही थी। एक आदमी बैग की तरफ लपका। वो पैर मारकर बैग की आग बुझाना चाहता था। उसने पैर ऊपर उठाया, लेकिन फिर उसे नीचे नहीं ला सका। उसने दोनों हाथों से घुटना थाम लिया जैसे कोई जोरदार चोट लगी हो। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार उभर आए थे। वो एक टांग पर नाचता हुआ वहां से हट गया। बैग की आग खुद ब खुद बुझ गई। एक आदमी ने आगे बैठकर बैग उठाया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। बैग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। उस पर आग का मामूली सा असर भी नहीं हुआ था। वो बैग को झाड़ता वो उस अंग्रेज औरत के करीब आ गया और बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। अंग्रेज औरत ने डरते डरते बैग पकड़ लिया। पहले उसे उलट पलट कर देखती रही, फिर उसे खोलकर अंदर झांका। एक एक चीज को टटोल कर देखा और फिर बैग करने पर लटका कर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके चेहरे पर हल्के से खौफ के तासरात नजर आ रहे थे। इंस्पेक्टर बरिंद्रा और आजम खान फटी फटी सी नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। ये सब तुमने कहां से सीखा? बरिंद्रा ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम अभी इसे शोबदेबाजी ही समझ रहे हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें ये बावर कराना चाहता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी पुरस्कार कुव्वतें मौजूद हैं जिनसे बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। खुद इंसान के अंदर इतनी कुव्वतें हैं जिनके बारे में जानकर हैरत होती है। इन कुव्वतों को हासिल करने के लिए कठिन मेहनत और रियाजत की जरूरत होती है और उसमें नीयत को भी बड़ा दखल होता है। पंडित, साधु और योगी अपने जीवन कठिनाइयों और तपस्या में गुजार देते हैं। कामयाबी लाखों में किसी एक को मिलती है। वह चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। नीलगिरी दरअसल इंसान के अंदर की एक शक्ति है और बहुत महान शक्ति है। हजारों साल से लोग उसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने अपने जीवन बर्बाद कर दिए, लेकिन उसके करीब नहीं पहुंच सके। मैंने कहा था ना कि ऐसी कोई पुरस्कार शक्ति हासिल करने के लिए नीयत का भी बड़ा दखल होता है। लोगों की नीयतों में खोट है, जिस वजह से वो खुद नुकसान उठाते हैं। मेरी नीयत में कोई फतूर नहीं, कोई बुराई नहीं। मैंने शाओलिन टेंपल में थोड़ी अरसे की रियादत और लगन से अपने अंदर की एक बहुत बड़ी शक्ति पर काबू पा लिया, जबकि दूसरे लोग बरसों से इस कोशिश में हैं और कामयाब नहीं हो सके। मैंने अपने अंदर की इस शक्ति को हमेशा इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है। मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि जिस रोज मेरी नीयत में खोट आ जाएगा, उस रोज ये शक्ति मुझसे छिन जाएगी। और ये नीलगिरी। मैं एक बार फिर खामोश होकर इधर उधर देखने लगा। बाद लोग अब भी हमारी तरफ देख रहे थे। कुछ देर पहले काफी का मग बरिंद्रा के हाथ से निकला था और इसके पीछे हाल में भागता फिरा था और मिलाकर वो मग इसी मेज पर आकर टिक गया था। इसलिए बाद लोग अब भी हमारी तरफ मुतवज्जो थे। नीलगिरी भी एक ऐसी महान शक्ति है जो हमारे अंदर मौजूद है। मैं कह रहा था, उसे हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत और रियादत की जरूरत है। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी ये रियादत पूरी होने से पहले नीलगिरी खुद मेरी तरफ मुतवज्जो होगी। उसकी वजह शायद ये है कि वो गौतम बुद्ध की नीयत से भी पूरी तरह वाकिफ है।
मैं जिस नीलगिरी का जिक्र कर रहा हूँ वो एक अलामत है। असल शक्ति तो हमारे अंदर है और मेरे गले में ये माला। मैंने गले में पड़ी हुई माला को छुआ। ये क्रिस्टल के उस टूटे हुए मुजस्मे के गले में थी जिसे मैं उठाकर अपने घर ले गया था। नीलगिरी ने यह माला अपने गले से उतार कर मुझे दे दी। लो देखो, मैंने माला उतार कर बरिंद्रा की तरफ बढ़ा दी। वो उलट पलट कर उसे देखता रहा। ऐसा अजीबो गरीब पत्थर मैंने आज तक नहीं देखा, वो बोला। और इसमें हरारत, एक जिंदा इंसान की हरारत है। मैंने कहा, इस माला में जब तक ये हरारत मौजूद रहेगी मुझे नीलगिरी की आज़ादी की खबर देती रहेगी। जिस दिन ये हरारत खत्म होगी इसका मतलब ये होगा कि वो किसी और के कब्जे में जा चुकी है। हजारों लोग उसे हासिल करने की कोशिश में है। गौतम बुश इस दौर में सबसे आगे है। वो सिर्फ 24-25 दिन के फासले पर रह गया है और मुझे हर सूरत में उसे रोकना है। वो इस वक्त नीलगिरी की बर्फपोश चोटियों में गोम्पू इबादतगाह के अंदर जाब में मसरूफ है। तुम्हें कैसे पता चला कि गौतम बुश उस इबादतगाह में है? बरिंद्रा ने पूछा। नीलगिरी खुद मेरी रहनुमाई कर रही है, मैंने जवाब दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा उसकी कुव्वत सल्ब होती जाएगी और इससे पहले कि वो गौतम बुश जैसे बदमाश के कब्जे में चली जाए मुझे वहां पहुंचना है। नीलगिरी में ये बुद्ध इबादतगाह कहाँ पर है? बरिंद्रा ने कहा। नीलगिरी दरअसल 2 चोटियों पर मुश्तमिल है। नॉर्थ और साउथ दोनों चोटियां एक दूसरे से मीलों के फासले पर वाक़ हैं और हर चोटी 24-25 हजार फुट से ज्यादा बुलंद है, जो साल के 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। हकीकत यह है कि ये पहाड़ी चोटियां माउंट एवरेस्ट से ज्यादा खतरनाक है। उस तरफ जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। और फिर तुम्हारे साथ 2 औरतें भी हैं। ये बुद्ध इबादतगाह नीलगिरी नॉर्थ और तिलकु झील के दरमियान किसी जगह पर वाक़ है, मैंने जवाब दिया। और रहा इन दोनों औरतों का सवाल तो मैं उनमें से किसी को भी साथ नहीं ले जाना चाहता। एक तो ये रास्ता बहुत कठिन है और फिर न जाने किस किस्म की सूरत का सामना करना पड़े। अगर मैं इस मुहिम के दौरान में अपनी जिंदगी हार बैठा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उन दोनों को कोई नुकसान पहुंचे। मेरी वजह से उन्होंने पहले ही बहुत दुख उठाए हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि वो हर बला से महफूज रहे। हम तो की सूरत के पेश नजर मैं पूरे वसूख और दावे से कह सकता हूँ कि उन दोनों में से कोई भी तुम्हारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होगी। बरिंद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं ज्यादा से ज्यादा परसों यहाँ से रवाना हो जाना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। मेरे बाद तुम उन दोनों को इंडिया भेजने का बंदोबस्त कर देना। सुबह की वहाँ बहुत प्रॉपर्टी है, एक होटल भी है, वहाँ मेरे कुछ मुखलिस दोस्त भी हैं जो इन्हें संभाल लेंगे। ठीक है, बरिंद्रा ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि ये दोनों बलाएं मेरे काबू में आ जाएं। वैसे इसके अलावा तुम्हारी और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे तुम जैसे मुखलिस दोस्तों की दुआओं की जरूरत है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक बात और, उसने मेरे चेहरे पर नजरें जमा दी। नीलगिरी वाली कहानी एक बहुत अच्छा अफसाना साबित हो सकती है, लेकिन अगर तुम मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, इसका मतलब है कि तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया। अगर तुम नीलगिरी की एक झलक दिखला दो तो वो बदस्तूर मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोला, लाओ ये माला मुझे दो। मैंने आजम खान की तरफ हाथ बढ़ा दिया क्योंकि वो माला इस वक्त उसी के पास थी। मैंने माला लेकर गले में डाल दी और गैर महसूस अंदाज में अंगूठे को दरमियान वाले पत्थर पर मसलने लगा। नीलगिरी ने जब ये माला मुझे दी थी तो उस वक्त ये भी बता दिया था कि जब मैं कभी इसकी जरूरत महसूस करूं तो इस पत्थर को अंगूठे से होले होले मसल दूं। लेकिन आज तक मैंने उसे कभी खुद नहीं बुलाया था। मैं ये भी जानता था कि आजकल नीलगिरी खुद मुसीबत में गिरफ्तार है। गौतम बुश ने अपनी बाज कुव्वतों के जरिए उसके गिर्द हिसार कायम कर रखा है। पत्थर को मसलते हुए मैं दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि नीलगिरी इस वक्त हिसार तोड़ने में कामयाब हो जाए। नीलगिरी ने मुझे मायूस नहीं किया। हमारे दाईं तरफ गोल सतून था जिसके साथ पौधों के गमले रखे हुए थे और मुझे यूं लगा जैसे वो सतून के अंदर से बरामद हुई हो। वो नीलगिरी थी। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो मैंने पहले रोज देखा था। होंठों पर वही मलकूती मुस्कुराहट और आंखों में वही रोशन सितारों जैसी चमक। पहली मुलाकात के बाद मैं नीलगिरी के महज हेवले देखता रहा था। उसे इंसानी पैकर में दूसरी बार देख रहा था। मैं भी उछल पड़ा और मेरे दिल की धड़कन भी तेज हो गई। बरिंद्रा और आजम खान इस तरह उछल पड़े थे जैसे उनकी सीटों के नीचे कांटे निकल आए हो। उन दोनों के चेहरों पर सनसनी के अजीब से तासरात उभर आए थे। मुझे समझने में देर न लगी कि नीलगिरी उन्हें नजर आ रही थी। वो दोनों एक झटके से उठकर खड़े हो गए। मुझे भी उठ जाना पड़ा। नीलगिरी हमारे करीब आ गई। वो जैसे हवा में तैर रही थी वो उन दोनों के सामने रुक गई। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसके दोनों हाथ ऊपर उठे थे। उसने बरिंद्रा का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी पेशानी पर बोसा दिया। फिर आजम खान की पेशानी पर भी बोसा दिया। गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और हवा में तैरती हुई उसी सतून के करीब पहुंचकर निगाहों से ओझल हो गई। वो दोनों अब भी मबहूत खड़े उसी तरफ देख रहे थे। मैंने बरिंद्रा के हाथ पर हाथ रखा तो वो उछल पड़ा। बैठ जाओ, वो जा चुकी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों बैठ गए। दोनों के हाथ अपनी पेशानी पर थे और दोनों के चेहरों पर सनसनी के तासरात नुमाया थे। मैं जो कि खुद भी ऐसी कैफियत में मुबतला रह चुका था, इसलिए उनकी कैफियत को समझने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। शायद अब तुम्हें यकीन आ गया हो कि मैंने तुम्हें कोई अफसाना नहीं सुनाया था, बल्कि एक हकीकत बयान की थी। मैंने बरिंद्रा की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बात का यकीन तो मुझे पहले भी था। बरिंद्रा ने अपनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तो उस शक्ति को देखना चाहता था जिसे हासिल करने के लिए लोग हजारों साल से अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं।
डीलर को देखकर तो मेरा दिल भी चाहने लगा है कि कोई जॉब शुरू कर दूं। हिम्मत हो तो जरूर ऐसा करो, मैंने हल्का सा कहका लगाया।